अस्सलाम वालेकुम ख़ैरुन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख़्तलिफ़ सियासी जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मा-गर्मी भी इस वक़्त शुरू हुई भी है और वैसे भी मौसम में गर्मी है थोड़ी-सी, लेकिन जो सियासी मौसम है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा-गर्मी है। लेकिन पहले एक अफ़सोसनाक खबर वो ये है कि मराकश में एक ज़लज़ले में तकरीबन 300 से ज़ायद अफ़राद जो हैं, वो जहाँ बहक हो चुके हुए हैं। अल्लाह ताला वहाँ पे खैर आफ़ियत रखे और जो लोग भी चले गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जो ज़ख्मी हैं, उनको जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला वहाँ पे भी आसानियाँ पैदा करे और हर जगह पे आसानियाँ पैदा करे। अच्छा जी, आज जो डेवलपमेंट्स हैं, उनमें एक तो ये है कि इमरान खान साहब की साइफ़र केस में सेशंस की जो कोर्ट है, उसमें आज ज़मानत की दरख़्वास्त है। उम्मीद तो नहीं है क्योंकि जज साहब जो हैं, उनकी अहलिया जो हैं, वो बीमार हैं, तो शायद वो नहीं होंगे। तो इसलिए शायद पता नहीं अब इसमें क्या होता है, लेकिन देखेंगे। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब जो जेल में हैं उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि उनका मोरल बिल्कुल ठीक-ठाक है और वो एक्सरसाइज़ की मशीन जो है, वो माँग रहे हैं। वो भी देखेंगे कि उसकी क्या वजह है। क्या वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और फिर ऑडियो लीक्स के हवाले से एक फैसला जो आ गया है 15 मई का उन्होंने कहा है कि जी जो पावर शो किया गया था, वो अदलिया पर डायरेक्ट हमला था। और फिर साथ-साथ सदर मुमलिकत का जो स्टेटस है उसके बारे में मज़ीद खबरें आ रही हैं, बड़ी कन्फ्यूज़िंग किस्म की। क्या वो डेट देंगे कि नहीं इलेक्शंस की, ये भी एक क्वेश्चन है। और साथ-साथ जो अमरीकी सफ़ीर हैं, वो भी बड़े एक्टिव हुए हुए हैं, उनकी भी हम देख रहे हैं मीटिंग्स और साथ-साथ बिजली के कीमतों में इज़ाफ़ा और गैस में भी इज़ाफ़ा, ये तमाम अमूर हैं। मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे और इन तमाम अमूर पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इला कुल्ली हाल, लेकिन ज़ाहिर है कि ध्यान हर वक़्त आपकी तरफ और पाकिस्तान की तरफ रहता है, तो वो जो है वो एक इनकबाज़ की कैफ़ियत जो है वो हर वक़्त रहती है। अब दुआ करें कि अल्लाह ताला उसमें कुछ बेहतरी अल्लाह लाए। ताला। तो ये जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त हम देख रहे हैं, टू स्टार्ट विद सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इमरान खान साहब की ज़मानत है, क्या आप भी उसके ऊपर कोई इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि जो साइफ़र केस है, उसमें उनकी आज ज़मानत जो है वो नहीं होगी और शायद उसको मज़ीद पोस्टपोन कर दिया जाएगा? हाँ, मेरा ख़्याल है कि आज तो शायद मुमकिन ना हो क्योंकि जज साहब खुद छुट्टी पे चले गए हैं। हाँ। इम्कान यही है कि ये बात अब मंडे को चली गई है और मंडे वाले दिन देखा जाएगा कि ये क्या होता है। लेकिन देखिए ना मसला क्या है? मसला ये नहीं है जो इस वक़्त कानूनी मुकदमात जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है इमरान खान को या पीटीआई को या उनके दीगर लोगों को या जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर जो है इस वक़्त पॉलिटिक्स हो रही है। असल मसला तो ये है कि इस वक़्त इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक टकराव है हाँ। और जब तक ये टकराव मौजूद है, तो इस तरह की कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं, उनका सामना तो इमरान खान को और उनके साथियों को हर सूरत में करना है। हुँ। क्योंकि आपको पता है मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है और पाकिस्तान की जो लीगल हिस्ट्री है, उसके अंदर ये नेक्सस बने हुए हैं पॉलिटिक्स वर्सेस लीगैलिटी और हाँ। हमने देखा है कि जो बाकायदा जो कानून है या जो अपना अदालतें हैं, उनको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है किसी की सियासी हमायत में और किसी की सियासी मुखालफत में। तो हाँ। मुझे मेरे नज़दीक तो इमरान खान का जो असल मुकदमा है, वो कानूनी से ज़्यादा सियासी नोयत का है और वो जी। सियासी नोयत का मुकदमा उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव है, जो इस वक़्त हमें गालिब नज़र आता है और लगता ये है कि शायद कोई लचक जो है इस वक़्त नहीं है और हुँ। बज़ाहिर यही एक फैसला नज़र आ रहा है कि हमें इमरान खान का सियासी बंदोबस्त करना है और हुँ। उनको उनका रास्ता रोकना है इंतखाबात से पहले-पहले किसी न किसी सूरत में। तो तो बाकी क्या फिर शायद अदालतें यही जो हैं, वजह है वो कि सारी इमरान खान किसी साहब भी सोच रहे हैं, इमरान खान साहब इसी वजह से सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज़ की मशीनें मंगवा लो और देखिए अपना ना, कम से कम। बात ये है कि कहा ये जा रहा था कि इमरान खान साहब की तबीयत खराब हो जाएगी, इमरान हाँ। खान साहब जेल के अंदर जो है वो तंग हो जाएँगे, वो बाहर निकलने की मिन्नतें करेंगे, कोई डील करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो ये सूरत-ए-हाल है कि जजेस छुट्टी पे जा रहे हैं और कभी हाँ, सही। जजेस को बीमार हो जाते हैं, कभी उनको घर का कोई हुँ। मसला आ जाता है, कभी उनका ज़ाती मसला आ जाता है, कभी कुछ छुट्टी आ जाती है। वजह क्या है? वजह बड़ी साफ है कि जुडिशरी के ऊपर भी बहुत दबाव है और जी। अदलिया के ऊपर जो दबाव है, उसकी हम कई शक्लें जो हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। तो हुँ। मैं नहीं समझता कि जब तक इमरान खान का कोई सियासी तस्फ़िया नहीं होगा, उस वक़्त तक वो कानूनी शगुफियों से कोई बच सकेंगे। ये हुँ। कानून उनका पीछा करता रहेगा, अदालतें उनको पीछा करती रहेंगी। वो एक मुकदमे से बाहर आएँगे तो दूसरा मुकदमा उनके लिए तैयार है। अभी आपने देखा कि एक जेआईटी की रिपोर्ट आई है और उसमें हाँ, कहा गया है मनोरंजन। कि इमरान खान समेत असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और इन सब लोगों ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया 9 मई के। पता नहीं कहाँ इतराफ़ हुआ है, कहाँ कैसे इतराफ़ हुँ। किया गया है और उनकी गिरफ्तारी का भी उसमें इम्कान है। तो वो जहाँ से भी निकलेंगे और जहाँ से भी कोई उनको और केस रिलीफ नहीं। मिलेगा, तो नया मुकदमा तैयार होगा। जैसे आपने देखा चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक अदालत से हाँ। निकलते हैं, बाइज़्ज़त तरीके से बाहर आते हैं,
और साथ ही उनको दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये तो इस वक्त एक सियासत है जो पूरे पाकिस्तान के रियासती निजाम पर गालिब है, उसमें इदारे जो है उसी सियासत का हिस्सा बने हुए हैं, जैसे तो हम माजी में झलक देखते रहते हैं। हाँ, तो ये जो ऑडियो लीक्स का फैसला था उसमें क्या आप समझते हैं कि इसका कुछ अब अगले जो जाने वाले इनके 5-6 दिन रह गए हुए हैं चीफ साहब के, उससे आप समझते हैं कि मजीद भी कुछ फैसले वो देंगे? क्योंकि इसमें तो उन्होंने साफ ये कह दिया है कि ये 15 तारीख जो आपको याद होगा 15 मई को जो बाहर शोर लगा था मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर लोगों की तरफ से, वो उन्होंने कहा डायरेक्ट हमला था। तो ये तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि अगले 4-5-6 दिन जो है उनके रह गए हैं उसमें भी कुछ फैसले वो करके जाएंगे, या जाते हुए वो सिर्फ उसी तरह ही जैसे अभी तक उनका कॉन्डक्ट रहा है उसी को लेकिन इशराक साहब, बात यह है कि अगर अदालतें महज कमेंट्री करती रहेंगी तो अदालतें अपनी अहमियत खो देती है। अब मसला यह है कि अगर आप इसी फैसले को पढ़ लें जो कल ऑडियो लीक्स वाला आया है, और उसमें जो सख्त जबान जजेस ने इस्तेमाल की है और कहा है कि बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो है जुडिशरी पर हमला किया गया। सवाल यह है कि फिर आपने फिक्स क्या किया, किन लोगों को फिक्स किया? अगर आपने लोगों को फिक्स नहीं करना और महज इस तरह की अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है तो उसका क्या फायदा होगा? देखिए ना, हम सब ये कहते रहे हैं कि जिस तरीके से JUI को वहां पे धरने में फैसिलिटेट किया गया, हालांकि वहां 144 लगी हुई थी, और वहां जिस अंदाज से हुकूमत ने वो सारा स्टेज सजाने में जो मावनत की, तो आपने तो किसी को फिक्स नहीं किया ना। और फिक्स करना ये ठीक है कि आपने ये कह दिया कि जुडिशरी पे हमला था और ये बड़ा प्लान था, जो कुछ था, लेकिन जो फिर उनके किरदार है उनको अगर फिक्स नहीं किया जाएगा तो फिर अदालतों की क्या अहमियत रह जाएगी, मुझे बताइए ना। और इसी तरीके से अब आप देखिए ना, जो हिम्मत बाबर सत्तार साहब ने की है, वो हिम्मत जो है वो पूरी जुडिशरी को दिखानी चाहिए ना। उनपे भी बहुत दबाव था कि वो जनाब ये जो इन लोगों के ऊपर जो है कुछ चीजें फिक्स ना करें, इन पे फर्द जुर्म ना लगाएं, इनका ट्रायल ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो होगा, क्योंकि जो चीजें गैर कानूनी है उनका कैसे कानून साथ दे सकता है। तो इसलिए अब ये 5 दिन जो रह गए हैं, 6 दिन जो रह गए हैं, इसमें अब एक अहम फैसला तो वो नैब की तरामीम वाला है, और बजाय उसमें भी लगता है कि वो नैब की तरामीम वापस हो जाएंगी। इंतखाबात के बारे में जो पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात थे, वहां जो बड़ा हार्ड स्टांस लेना चाहिए था कोर्ट को कि जिन लोगों ने उसकी वायलेशन की है उसके ऊपर तो कुछ नहीं किया गया, बस एक लिंगर ऑन पॉलिसी इख्तियार की गई है। तो जाहिर है कि जुडिशरी के ऊपर बहुत दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है। और जुडिशरी भी हमारी कोई वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत आइडियल और बहुत मिसाली जुडिशरी तो नहीं है, इसमें भी बेशुमार इंटरनल उनके बहुत मसाइल हैं। तो इसलिए कोई अच्छी सूरत हाल तो हम जुडिशरी के ऊपर भी नहीं देख रहे ना। और जिस तरीके से जुडिशरी की तस्दील की जा रही है, उनके फैसलों को माना नहीं जा रहा। अभी आपने लाहौर में जो वकला कन्वेंशन हुआ है, आपने उसमें जो तकारीर हुई है उन तकारीर को सुना है, और उसमें अकरम चौधरी साहब जैसे सीनियर कानूनदान भी मौजूद थे जो PMLN के करीब पाए जाते हैं। यानी पूरी जुडिशरी के अंदर ये रिजर्वेशन पाई जाती है कि जिस तरीके से अदालती निजाम चलाया जा रहा है, जिस तरह से उन पर दबाव डाला जा रहा है, जिस तरह से उनके मामलात में लिंगर ऑन पॉलिसी है, जिस तरह से उनके फैसलों की तस्दीक की जा रही है, तज़हीक की जा रही है, तौहीन की जा रही है, तो एक रिएक्शन तो जुडिशरी के अंदर नजर आ रहा है बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान का जो रियासती निजाम जिस तरह से हम चला रहे हैं उसके ऊपर तो बेशुमार सवालिया निशान इस वक्त है ना जी। वो सियासत से जुड़े हुए हैं, वो मईशत से जुड़े हुए हैं, वो कानून से जुड़े हुए हैं, वो अदालतों से जुड़े हुए हैं, वो इदारों से जुड़े हुए हैं। ये जो हमने पुलिस की जिस अंदाज से इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी इमरान रियाज केस में वो आके कहते हैं IG साहब कि मुझे 2 हफ्ते और दे दे, मैं आपको बड़ी अहम खबर लेके आऊंगा। और भाई 4 महीने से तुम कौन सी अहम खबर लेके आए जो अगले 2 हफ्ते में लेके आओगे? यानी एक बाकायदा पुलिस को एक सियासी मकासद के लिए जिस तरह से सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी भी तारीख में कोई नजीर नहीं मिलती। लेकिन आप ये भी देखेंगे, ये भी तारीख में नजीर नहीं मिलती कि US एम्बेसडर जो हैं वो जाएं और उनको जनाब बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाए पुलिस की तरफ से, और IG पंजाब से जाके वो मिलें और उनको शाबाश दें और जनाब ये भी काम हो। तो ये भी सूरत हाल जो है, ये अमेरिकी सफीर साहब जो कुछ कर रहे हैं उस पर भी तो कंसर्न्स उठ रहे हैं ना लोगों में। देखिए ना, अमेरिकन सफीर क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो अहम बात यह ना कि हमारा रियासती निजाम उनको ये कैसे इजाजत दे रहा है। वो किस इजाजत के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले हैं, किस इजाजत के तहत IG के पास जा रहे हैं, किस इजाजत के तहत वो ये सारे मामलात कर रहे हैं। ये तो हमारे बाकायदा सफारती अमूर के अंदर मुदाखलत है। और रजा रब्बानी ने भी इस पे कहा, नैयर बुखारी ने भी उस पे कहा, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वजारत खारजा ने उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है कि जनाब ये किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हैं, और IG साहब का किस हैसियत से मिलना मेरी समझ से तो बाहर है। तो मेरा मतलब है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर निजाम को चलाने की कोशिश की जा रही है, और जो मैंने पहले कहा था कि जिस तरह से पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपने आप को विड्रॉल किया है,
उसका नतीजा आज आप भुगत रहे हैं ना। अब वो पीपल्स पार्टी के अंदर भी दोबारा से जो है ना वो आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। कल बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने वाजे तौर पे कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाने का खेल खत्म करे। इमरान खान का मैंडेट बनता है तो उसको हुकूमत दें, हमारा मैंडेट बनता है तो हमें हुकूमत दें। ये जो एडवेंचरिज्म है ये खत्म करे। यानी पॉलिटिकल फोर्सेस को नजर आ रहा है कि जनाब ये चीजें जिस अंदाज से चलाई जा रही हैं, इसमें तो लगता है कि सियासत और जमहूरियत के लिए स्पेस कम होती जा रही है। वैसे इसमें मैं एक चीज बताऊं आपको कि जो आपने अमेरिकी सफीर की बात की है ना, उसमें अभी जो ताज़ा तरीन खबर वो ये है कि जो नाइजर एक मुल्क है जहाँ पे पिछले दिनों में कू हुआ था और वहाँ पे नई हुकूमत आ गई थी, उन लोगों ने अमेरिका के इसी तरह के किरदार के हवाले से जो वहाँ पे अभी रिसेंटली एक वहाँ पे खातून सफीर जो आई थी इसी महीने आई हैं, उनको उन्होंने 48 आवर्स का नोटिस दिया है कि यहाँ से आप निकल जाए। तो ये सर हालात जब आप करेंगे तो फिर वो होगा ना। रियासतें, कसाना साहब, ये तो वो रियासतें करती हैं ना जो खुद अपने आप को खुद मुख्तार समझती हैं, हाँ, जो अपने आप को जिम्मेदार रियासतें समझती हैं, जो समझती हैं कि इंटरवेंशन हमारे मामलात में नहीं होनी चाहिए। हम तो बैठे हुए हैं ना यहाँ पे सारा काम की इजाजत देने के लिए, चाहे वहां पे किसी भी मुल्क के लोग आ जाए, हम तो फौरी तौर पे जो है उनको फैसिलिटेट भी करते हैं, उनके लिए सहूलतकारी भी करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं कि और वो फिर हमारे साथ आप ये भी मामलात देखें, साथ ये भी देखें कि जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं वो जाके एयर चीफ को मिल रही हैं। उनका क्या काम है एयर चीफ से मिलने का? मुझे तो ये नहीं समझ आता। देखिए ना, मसला ये है ना कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो भी उतनी ही एक्टिव है जितनी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट एक्टिव है, और सब अपने अपने इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना एजेंडा भी लेके आ रहे हैं और एक दूसरे के सामने मुतालबात भी रख रहे हैं। और उसमें तो मेरा उसमें ये मतलब भी है बातें कि चल रही हैं सलमान भाई, उसमें ये भी बातें चल रही हैं, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, ये उसमें ये भी बातें चल रही हैं कि जिस तरीके से वो मिल रही हैं मुख्तलिफ लोगों से और खासतौर पर एयर चीफ के मिलने के बाद, तो ये कहा जा रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि भारत जो है वो प्लान कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खासा अटैक करने के बारे में, क्योंकि वहां पे 24 में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो एयर चीफ से ये कहा गया होगा कि जी आप वहां पे रिएक्ट ना कीजिएगा जिस तरह आपने लास्ट टाइम किया था। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो इस पे हमें क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए ना, मुख्तलिफ जो इदारे हैं हमारे देखिए, वो हमें बताएं कि वजाहत तो बहुत सी चीजों की आनी चाहिए जो कि वजाहत आ नहीं रही है, और इसमें ये वजाहत भी आ जानी चाहिए जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि जो इस वक्त बड़ी एक्टिव हमें नजर आ रही है सूरत हाल इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की, चाहे उसमें चाइनीज कॉन्टेक्स्ट है, चाहे उसमें अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट है, चाहे उसमें ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट है, चाहे इसमें सऊदी कॉन्टेक्स्ट है, ये सब चीजें जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर उन लोगों की बड़ी गहरी नजर है, या उन्होंने हालात को अपने सामने रखा हुआ है और उस पर वो अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है पाकिस्तान की जो सियासी या जो इस वक्त असल में तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ वो अपने आप को इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि देखिए ना, बात जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी की थी आपके साथ, हम रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं या हम हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है ना एक चीज कही जाती है कि आप आर यू पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और या आर यू पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। अब पाकिस्तान की रियासत को यह तय करना है कि वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है या पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन बनना चाहती है। अगर वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनना चाहती है तो फिर उसका एक्शन डिफरेंट होगा, और अगर वो पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन बनना चाहती है तो फिर उसका एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन इसमें अभी इसमें एक चीज ऐसे लग रहा है जैसे हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं ना सारे के सारे। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज जरूरी है जो कि मैं आपके ही अल्फाज जो हैं उनको कोट करूंगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने जो आर्टिकल लिखा है सलमान भाई, उसमें आपने क्या लिखा है कि क्या हम सच बोल सकेंगे। अब ये जो सूरत हाल है, ये जरा मुझे बताएं कि क्या वाकयातन हम इस काबिल हैं कि हम सच बोल सकें। जब तक सच नहीं बोलेंगे हमारी तो सारी की सारी जो इमारत है वो तो झूठ पे मबनी है। देखिए ना, बात ये है इतार साहब, बात ये है, एक सच वो है ना जो हुक्मरानों का है और रियासत का है, एक सच वो है जो आप, मैं और अवाम जानती है। अब इन दोनों सच के दरमियान एक टकराव पैदा हो गया ना, यानी जो हुक्मरान कहने की कोशिश कर रहे हैं हम उसको नहीं मान रहे, जो यहाँ की रूलिंग एलीट जिसको सच कह रही है हम उसको सच नहीं मान रहे। हमारे सच का पैराडाइम हमारा है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, तजिया कर रहे हैं, सूरत हाल के ऊपर नजर रखे हुए हैं हम। जब भी जब आपकी किसी भी रियासत के अंदर अवामी सतह के ऊपर, कौमी सतह पे सच के दरमियान टकराव पैदा हो जाए तो ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है ना सर। इसका मतलब है कि रियासत का सच अपना सच है और आवाम का सच अपना सच है, फिर दोनों सच के दरमियान जो टकराव होगा वो मजीद इंतशार पैदा करेगा। तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो भी थोड़ा सा जरा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आवाम के सामने सच बोले, क्योंकि आपकी बातें हम नहीं सुन रहे। मैं आपको बताऊं, कल मैंने देखा 4 वफाकी वुज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
तो मैंने अपने टीवी प्रोग्राम में कहा कि ये वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें, जब इनके पास है ही कुछ नहीं देने के लिए, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? क्योंकि सच तो आप बोलने के लिए तैयार नहीं है, हकाइक आप पेश करने के लिए तैयार नहीं है, और जो माशरे, जो रियासतें सच को पीछे रख के आगे बढ़ने की कोशिश करती है ना, उनकी सारी स्ट्रेटेजी झूठ के ऊपर मबनी होती है। फिर झूठ की मबनी पे जो स्ट्रेटेजी होगी, उसके नताइज भी जो है वो नहीं मिलेंगे जो हमें बतौर रियासत दरकार है आगे बढ़ने के लिए। सही बात, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये सदर आरिफ अलवी साहब के बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं उनसे खबरें लगवाई जा रही हैं। ये क्या हो रहा है और क्या आप समझते हैं कि आरिफ अलवी साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले दबाव की बात की थी, तो उन पर भी तो शदीद दबाव है इस वक्त, तो क्या वो इस दबाव में कोई डेट दे सकेंगे इलेक्शंस की 90 दिन में? देखिए, उन पे दबाव तो है। जो उनकी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ के साथ और कुछ और लोगों के साथ, और वो 1 to 1 हुई और बहुत अकेले में हुई, उसकी कोई उस तरह से बाकायदा लोगों को बाहर निकाल दिया गया। वजह ये थी कि तासुर ये आया था कि सदर मुमलिकत जो है वो शायद इंतखाबात की तारीख देने लगे हैं, और कहा गया कि इस मुलाकात के नतीजे में बर्फ इतनी पिघली कि सदर ने तारीख देने से फिलहाल अपने आप को रोक लिया और कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को कहें कि वो तारीख दें और आइन के मुताबिक अपने अमल को करें, तो मैं आगे चलता हूं। अब उनकी असूली तौर पे मुद्दत तो कल खत्म हो चुकी है। अब मसला यह है कि कानून ये कहता है कि जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता, यही सदर के मनसब पे रहेंगे। अब ये इंतखाबात कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये एक अलग कहानी है, लेकिन यह है कि सदर के पास तो निकालने का एक ही तरीका रहता है कि वो खुद रिजाइन कर दें। अच्छा, वो खुद रिजाइन इसलिए नहीं करेंगे कि वो समझते हैं कि पावर स्ट्रक्चर के अंदर रहना चाहिए, हर बंदा समझता है कि पावर स्ट्रक्चर में रहना चाहिए। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन उनका ये है कि वो किसी असूली मौकफ के साथ खड़े हो जाएं, और अगर उसके लिए उनको रिजाइन भी करना पड़े तो रिजाइन भी कर दें और इंतखाबात की तारीख देने का वो ऐलान कर दें, देखते हैं क्या होता है। और दूसरा ये है कि वो लचक का मुजाहरा करें, जिस तरह से हमारे यहाँ ताकतवर लोग चाहते हैं कि वो बस एक खामोशी से अपना रोल प्ले करते रहे, वो भी उनके पास पूरा ऑप्शन है, वो खामोशी से करते रहे, तो बाकी को किसी को क्या एतराज होगा कि वो उनको बाहर निकाला जाए। तो ये गेंद तो बुनियादी तौर पे सदर की कोर्ट में है, और सदर पे दबाव भी बड़ा है। एक तरफ दबाव उनका इंटरनल अपना जातियात के हवाले से होगा, एक दबाव उनका पीटीआई के हवाले से होगा, और एक दबाव उनके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से है कि वो इन चीजों को कैसे डील करते हैं। अभी तक तो हमें नजर ये आता है कि सदर साहब ने कहीं मुजामत भी की है और उन पर इल्जामात भी लगे हैं कि वो पीटीआई के सदर बन जाते हैं कौमी सदर बनने के बजाय। लेकिन ये है कि मैंने कल भी एक जुमला कहा था, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि पिछले चंद दिहाइयों में हमने सदर के ओहदे की बड़ी बेतौकीरी की है, और ये जो हम सदर जो है सियासी बुनियादों पर लेके आते हैं अपनी अपनी सियासी जमातों के अंदर से, और चाहते हैं कि वो पपेट के तौर पे हमारे लिए काम करे। हमें सीखना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर जो सदर का इंतखाब होता है, वहां कोई साइंटिस्ट आ जाता है, कोई ब्यूरोक्रेट आ जाता है, कोई और प्रोफेशनल कैटेगरी से आ जाता है, और उसकी कोई ताल्लुक जो है कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ बराह रास्त नहीं होता। वो एक जिसे कहते हैं एक नुमाइशी होता है। तो वो कहते थे कि जनाब ऐसे लोगों को लाया जाए जो डिजर्व करते हैं। अब हमें भी ऐसे लोगों को लाना चाहिए ना, हमें भी महमूद हुसैन को, रफीक तालड़ को, आरिफ अलवी साहब को, इस तरह के लोगों से, या सदर जरदारी साहब से, जब इस तरह के लोग आएंगे तो फिर वो ओहदा भी तो फिर सियासी नोयत का बन जाएगा। बाय द वे, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भारत में इस वक्त जो सदर हैं वो दलित हैं, और खास तौर पे ये जो अभी G20 आज से शुरू हो रही है वहां पे, और ये बहुत बड़ा इवेंट है जो कि वहां पे हो रहा है। हमारे यहाँ तो जो लोगों को जेलों में डाला जा रहा है और खवातीन के साथ जो बेहरुमती हो रही है, वहां पे आप ये देखें कि जो पूरी की पूरी G20 कॉन्फ्रेंस है, उसका दावतनामा जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह के उनकी तरफ से दिया गया है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं दिया गया, ना आर्मी चीफ साहब की तरफ से दिया गया है, वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत और उनकी तरफ से ये गया है। और हम लोग देखें क्या कर रहे हैं, हम लोग G20 को छोड़ के हम तो पता नहीं G1 भी नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे। अब देखें ना, हमारा तो डायलेमा ये है कि अभी आपने देखा है इंतखाबी कैंपेन शुरू हुई है हिंदुस्तान में, तो मोदी की एक तकरीर आई है, और मोदी ने उस तकरीर में कहा है कि जी हमें पाकिस्तान से क्या डरने की जरूरत है, पाकिस्तान तो अपना दुश्मन खुद बना हुआ है, हमें पाकिस्तान पे तवज्जो देने की जरूरत भी नहीं है, पाकिस्तान तो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। लेकिन ये सवालात जो दुनिया में सवालात हमारे बारे में उठाए जा रहे हैं, या हमारे बारे में परसेप्शन बन रहे हैं, इस वक्त टोटली इररेलेवेंट हो चुके हैं हम लोग। रीजन में भी, इंटरनेशनली तो वैसे ही पहले ही हमारी कोई हालत नहीं थी। लेकिन अब मैं बाद औकात इस बात पे मुझे हैरानगी होती है कि अफगानिस्तान की करेंसी कहाँ चली गई, अफगानिस्तान की इकॉनमी कहाँ ग्रो कर रही है,
अफगानिस्तान वो का वजीर खारजा चाइनीज वजीर खारजा के साथ बैठ के इस्लामाबाद में कहता है कि पाकिस्तान नीड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी वो हमें समझा रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है आपको। अच्छा, अब मसला ये है ना कि जब आपने अपने आप को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा उलझा दिया है, इतना ज्यादा उलझा दिया है कि आप छोटी छोटी इट्टी गिट्टी के अंदर भी इन्वॉल्व हो गए हैं, और आप सियासी निजाम के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप ज़राअत के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप मादनियात के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप इकोनॉमी के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप जाली अदवायात के कारोबार में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब आप इतने ज्यादा अपने अंदर उलझ जाएंगे, तो फिर आप अपनी रीजनल सिक्योरिटी जो हिकमत अमली है और जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की जो चीजें हैं वो कहाँ है। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। आप आज के कौमी सारे अखबारात उठा लें और कल रात के जितने टॉक शो थे 7 बजे से लेके 11 बजे तक के टॉक शो उठा लें, सिवाय पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अलावा अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। ठीक है, मुझे बताइए ये जो ब्रिक्स के अजलास हो रहे हैं और ब्रिक्स के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसका कोई एनालिसिस है कि वेयर पाकिस्तान स्टैंड करता है? अच्छा, कोई बताए कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पे मुझे अब चैनल पे बात किए हुए मुझे नहीं पता, अगर 2-2.5 महीने हो गए मुझे, अगर मैंने इंडिया के ऊपर कोई गुफ्तगू की हो, चाहे अफगानिस्तान के ऊपर की हो या सी पैक के हवाले से की हो, सिक्योरिटी के हवाले से की हो, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में उलझ के रह गई है कि हमने अपनी सारी दानिश जो है जी, हमने अपनी सारी दानिश जो है वो एंटी इमरान खान और प्रो इमरान खान, एंटी एस्टैब्लिशमेंट और प्रो एस्टैब्लिशमेंट में लगा दी है। उसका नतीजा ये भुगत रहे हैं कि हमें उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है अपनी रीजनल पॉलिटिक्स में मिल रहा है और हम उसको फेस कर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी देखें जो मैंने पहले G20 की बात की है, मैं देख रहा था इंडियन मीडिया को, और वो कह रहे थे कि आइंदा 2-3 दिन जो है वो पूरी दुनिया को दिल्ली से कंट्रोल किया जाएगा। आप जरा अंदाजा लगाएं कि हमारी क्या हालत है। और वहां पे यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन साहब आ रहे हैं, प्रेसिडेंट पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, और इतना बड़ा वहां पे सेटअप चल रहा है और सारा कुछ हो रहा है, और हम यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार करके। बात यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना जी, उस फॉरेन पॉलिसी के अंदर अब 2 पार्ट है ना, एक रीजनल पॉलिटिक्स है, एक आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। अच्छा, दुनिया का मुसलमा असूल है कि आप अपनी रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिसी में कनेक्टिविटी के ऊपर बेस करते हैं, आप लिंकेजेस बिल्डिंग के ऊपर बेस करते हैं, आप अपने परसेप्शन की बेसिस के ऊपर प्रिवेल करते हैं, आप जो है अपनी अपनी सॉफ्ट इमेजेस की वजह से बिल्ड करते हैं, आप अपनी इंटरनल जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस है उसकी बुनियाद के ऊपर कि हम बड़े स्टेबल हैं, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्टेबल हैं। अब हमारा परसेप्शन क्या जा रहा है? हमारा परसेप्शन जा रहा है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में कहाँ एग्जिस्ट करता है, लॉ कहाँ एग्जिस्ट करता है, डेमोक्रेसी कहाँ एग्जिस्ट करती है, इकोनॉमी कहाँ एग्जिस्ट करती है, पॉलिटिक्स कहाँ एग्जिस्ट करती है, इंस्टीट्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अब आज की दुनिया जो ग्लोबल दुनिया है, आपका ख्याल है ये जो कुछ जुडिशरी के अंदर हो रहा है ये ग्लोबल दुनिया में नहीं जा रहा? जो कुछ एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जो कुछ पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, इसको इंटरनेशनल दुनिया नहीं देख रही। तो जब वो देख रही है तो वो हम पर तरह तरह के सवालात उठा रही है। मैंने कल एक प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा कि जी अगर दुनिया की जो बड़ी बेस्ट जामियात है ना जी, यूनिवर्सिटीज, उनको अगर गवर्नेंस के क्राइसिस में कोई रिसर्च करनी हो तो वो अपने स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में भेजें और जाके देखें कि पाकिस्तान में क्या सियासी और जमहूरी तमाशा लगा हुआ है और इसके अंदर गवर्नेंस जो है वो क्यों कर फेल हो रही है, तो आपको जवाबात मिल जाएंगे। तो मेरा मतलब है कि हम अपने आप को दुनिया में तमाशा मत बनाए ना, हम दुनिया से सीखें। देखिए मैं आपको बताऊं, हमें कोई नया विजडम नहीं चाहिए, हमें कोई नया इल्म नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि दुनिया में जो बेस्ट तजर्बे हो रहे हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनसे लर्न करें और उसके मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई करें, उसके मुताबिक अपने आप को इंटीग्रेट करें, उसके मुताबिक अपने आप को ट्रांसलेट करें, ताकि हम एक ज्यादा अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और डिलीवरेबल स्टेट्स के तौर पे सामने आए ना जी, और हम अपना इमेज जो है वो सही तरीके से दुनिया में बनाए। अब हम तो बना नहीं पा रहे। अब हम कभी कहते हैं कि जी ये सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दें, कभी हम कहते हैं जी ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुछ निमटना है, कभी कहते हैं जी पीटीआई से निमटना है, कभी कहते हैं जी अगर पीपल्स पार्टी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो उसको भी कसा जाएगा, कभी कहा जाता है कि फलां को, मीडिया को कसा जाएगा, जुडिशरी को कसा जाएगा। तो भाई निकल आए, ये कसने को साने से बाहर निकल आए यार। आप एक आजादाना बुनियादों पर एक निजाम को चलाने की कोशिश करें और निजाम जब चलेगा तो वो डिलीवर करेगा, जब निजाम नहीं चलेगा तो वो डिलीवर नहीं करेगा, चाहे आप उसके अंदर जितनी मर्जी पॉलिशिंग करते रहे। और इसमें आपने ये देखा कि जिस तरीके से SIFC के नाम पे जिस तरीके से मामला तो शुरू कर दिए, जो आपने इशारा भी किया, वो जो कहा जा रहा था कि जी सऊदी अरब जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करे, तो सऊदी अरब की तरफ से भी ये सुना है कि तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनकी तरफ से इजहार किया गया है कि जी हमारी जो वहाँ पे हालात हैं आपके यहाँ,
इस माहौल में वो कैसे सरमायाकारी कर सकते हैं? और वैसे बात भी देखिए ठीक ना, है। बात सारी ये है कि सिर्फ सरमायाकारी का मसला नहीं है। देखिए, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, उसकी फिक्रमंदी खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी पाई जाती है। ऐसी बात नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई दीवार से लगी हुई है और वो कहती है कि सब चीजें खराब हो रही हैं तो होने दें, क्योंकि उनकी अपनी भी सर्वाइवल का इशू है ना। उनको भी लग रहा है कि जनाब ये इकॉनमी कहाँ जा रही है, उनको भी लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन कहाँ जा रहे हैं। अब आप देखिए ना, ये जो मनी चेंजर्स हैं, इनको टाइट किया गया तो थोड़ा सा डॉलर नीचे आया है। हमें पता है कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ नेक्सेस बने हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट में उसकी रियलाइजेशन है। अब सिर्फ मसला ये आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटेजी है, क्या वो ये सारे काम आइसोलेशन में कर लेगी? क्या वो सारे काम जो है तन तनहा होके अकेले मर्दाना वार जो है वो लड़ाई लड़ लेगी? नहीं, उसको उसके बाकी स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट चाहिए। अब वो बाकी स्टेक होल्डर की सपोर्ट के लिए उनको इंगेजमेंट की पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी, उनको रिकंसिलेशन की पॉलिटिक्स इख्तियार करनी पड़ेगी, उनको बैठ के एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने आप को डेमोक्रेटिक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, एक लीगल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने आप को वाइबल बना सकें, और उस पर सर जोड़ के बैठना होगा। अब अगर हम ये कहते हैं कि जी, सब कहते हैं जी नहीं अब बैठने का टाइम गुजर गया, भाई बैठने का टाइम कभी नहीं गुजरता। जंगों के दौरान जिस वक्त जंग अपने अरूज पे होती है, उस वक्त भी कोई ना कोई बंदा उसके अंदर से एक निगोशिएशन का पार्ट निकाल रहा होता है। तो अभी हमारे यहाँ वो जंग तो नहीं है। हमारे यहाँ जो जंग है वो माशी आसूदगी की जंग है। हमारे यहाँ जो जंग है वो इस वक्त पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट की जंग है। हमारे यहाँ जो जंग है वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल और रूल ऑफ लॉ की जंग है। हमारे यहाँ जो जंग है इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जंग है। अब इन चीजों को डील करने के लिए सब लोगों को सर जोड़ के बैठना होगा ना जी। ये थोड़ी होगा कि हम एक दूसरे को फतह करना चाहते हैं, एक दूसरे को शिकस्त देना चाहते हैं, ऐसे तो मसले हल नहीं होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है और सब लोग जो है उसके अंडर हैं, और उसी का एक तकादा यह है कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाए। अभी आपने थोड़ी देर पहले बिलावल साहब की स्टेटमेंट का जिक्र किया था। एक तो यह कि उन्होंने ये भी कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाए, नहीं तो 100 दिन में, 120 दिन में करवा दी जाए। वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग 60 दिन में भी करवाने के लिए तैयार हैं। तो क्या साथ साथ उनकी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की एक स्टॉप लिस्ट जो है वो भी बना दी गई है, उसमें तकरीबन हजारों के करीब लोग जो हैं वो डाल दिए गए हैं। तो क्या ये उसके नतीजे में ये बात कर रही है या ही रियली मीन्स इट? देखिए, मैं वैसे ना जाती तौर पे बिलावल भुट्टो के बयानात को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह यह है कि पीपल्स पार्टी में डिसाइसिव पावर आज भी आसिफ अली जरदारी है। मैं आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू को ज्यादा अहमियत देता हूं जब वो बोलते हैं, ठीक है। और वैसे आपको पता है वो कम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते, और वो अपने बेटे के बाज़ दफा बोलने से नाला भी होते हैं। ये मुझे उसका बारे में पता है इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में। वो कहते, वो बिलावल भी ये समझता है कि मुझे बहुत ज्यादा बोलने की स्पेस ना देके मेरे वालिद ने मेरा कद काट छोटा किया, ये भी उनको पता है। इसलिए असल चीज तो ये है कि एक प्रेशर टैक्टिस है इस वक्त पीपल्स पार्टी डालने की कोशिश कर रही है। वगरना आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंतखाबात में जो ताखीर हुई है उसकी एक कुंजी तो खुद पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बैठ के उसकी मंजूरी दी थी ना। अच्छा, अब यह है कि वो कल मैं सुन रहा था, बिलावल साहब ने कहा कि जिस तरह से सिंध के अंदर निगरान हुकूमत चलाई जा रही है ना, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन बाकी सूबे में चलाए। इसका मतलब है कि सिंध में जो कुछ हो रहा है उससे वो खुश नहीं है, ठीक है ना जी। इसका मतलब है वो एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि जनाब अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम दमादम मस कलंदर करेंगे। आपने खुर्शीद शाह का बयान देख सुना ना, जिसमें उसने कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने हमें दीवार से लगाने की कोशिश की तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है। पीपल्स पार्टी का मसला या पाकिस्तान की जो दीगर सियासी जमातें हैं उनका मसला तो इस वक्त कोई जमहूरियत शमूलियत की जंग तो नहीं, अपनी सियासी बका की जंग है। अब आपने राना सनाउल्लाह का वो बयान भी सुन लिया होगा कि शहबाज शरीफ उस वक्त आएंगे जब उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, ठीक है ना जी। वो सेहत कब ठीक होती है वो भी एक सवाल रहेगा। तो नवाज शरीफ तो अगले महीने आ रहे हैं ना, नवाज शरीफ तो अगले महीने आ रहे हैं, नवाज शरीफ तो अगले महीने आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को 10 दफा तो पाकिस्तान आ गए हैं और रात का स्टे करके फिर वो वापस भी चले जाते हैं। देखिए ना, बात यह है एक सियासी लीडर को सियासी हालात का मुकाबला करना चाहिए। सर ये क्या बात हुई? आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक माहौल चाहते हैं और आप आके यहाँ पे जो है फेस नहीं करना चाहते उस सिचुएशन को। अभी शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की हुकूमत थी ना सर, तो जो हालात इस वक्त लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं उनको आके यहाँ पे सामना करें ना सर। ये थोड़ी कि अब आप लंदन से बैठ के वहां से इरशादात हमें फरमुदात हमें देंगे। तो ये जो सियासी क़यादतें हैं ये थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये जो सारी चीजें उनके हाथ से निकल रही है ना, उसकी एक वजह उनका अपना भी तर्ज अमल है।
उन्होंने खुद अपने आप को विड्रॉल करके, अपने आप को कमजोर दिखा के, अपने आप को समझौतों की सियासत के साथ जोड़ के अपने आप को इररिलेवेंट भी किया है। और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है कि वो जिस चाहे, जैसे चाहे, जिस शराइत पे चाहे आपसे डील करे। नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, आसिफ अली जरदारी हो, फजलुर रहमान हो, ये सब चीजें हैं। अब मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है इस पूरे क्राइसिस में आपको अवामी नेशनल पार्टी कहीं नजर नहीं आती। वो हमारे महमूद खान अचकजई साहब कहीं गायब होकर रह गए हैं, ठीक है ना। हमारे जो एमकेएम वाले हैं वो भी बड़े खामोश हैं। मुस्लिम लीग काफ में चौधरी शुजात, अब माशाल्लाह उनकी सेहत के तो बड़े मसाइल हैं, लेकिन उनकी जमात तो कहीं अपने अपने सगे चचा यानी भाई जो है परवेज लाई साहब के ऊपर जो कुछ हो रहा है उस पर भी वो खामोश है। तो पाकिस्तानी सियासी जमातों की ये जो इस वक्त कमजोरी है ना या खामोशी है, वो खुद अवाम के लिए एक दर्द सर बन गई है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये लोग एतमाद खोते जा रहे हैं। हमारा सियासी निजाम जो है ना वो लोगों के अंदर अपना एतमाद खो रहा है। और ये बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ है कि लोगों को डिस्कनेक्ट किया जाए सियासत से और जमहूरियत से और लीडरशिप से, और उनको बताया जाए कि जनाब ये लोग आपके लोग नहीं है। अब आप देखिए ना कि जिस तरीके से सियासी जमातों ने विड्रॉल किया है, मैं तो बहुत हैरान होता हूँ। और मैं मेरे लिए सियासी निजाम के अंदर सियासी जमात ही बुनियादी तौर पे कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी और कस्टोडियन ऑफ पॉलिटिक्स होती है सर। अब अगर उनकी हालात ये है, और फिर आपने देखा कि मीडिया कहाँ खड़ा है, सिविल सोसाइटी कहाँ खड़ी है, जुडिशरी कहाँ खड़ी है, यानी अब आज पाकिस्तान में तब्दीली के तनाजुर में सबसे ज्यादा होप किसकी लगती है इस वक्त के लीगल कम्युनिटी के ऊपर, यानी वकला के ऊपर है कि वकला शायद कुछ करेंगे। अच्छा, वकला भी इतने ज्यादा डिवाइडेड हो चुके हैं, आपको पता है हमारे यहाँ जो बार बेंच की पॉलिटिक्स है उसमें पता नहीं वो कितना परफॉर्म करते हैं कितना नहीं करते हैं। अभी तो तकरीरें हो रही हैं, जब अमली तौर पे बाहर निकलेंगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, ये जो सारा इसका भी तो एनालिसिस किया जाए ना कसाना साहब, कि ये जो सूरत हाल जिस नतीजे पे हम पहुंचे हैं इस वक्त, ये क्यों कर पैदा हुई है, और अगर हमने इससे बाहर निकलना है तो क्या ऐसे 3-4 अफर्मेटिव एक्शन है जो हमें लेने हैं। मिसाल के तौर पे हमें एक फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और अवाम जिसको भी मुंतखब करना चाहे उनको राइट दे दें खुदारा कि वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हुकूमत मुंतखब कर। हमें ये मौका देना चाहिए कि तमाम लोग जो है वो बैठ के अगले कोई 2-4-5 साल के लिए कुछ बुनियादी बातों पे इत्तफाक कर लें कि इस तरह से रियासती निजाम को चलाना है। हमें ये तय करना होगा कि जिस तरीके से हम पोलराइजेशन कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों को डिवाइड कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, इससे बाहर निकलना होगा। और इदारों को बिला वजह किसी की दुश्मनी में इस्तेमाल करने का जो नताइज है वो आगे जाके और ज्यादा खराब पैदा होंगे। हमें ये तय करना है कि हमने अपने आप को रीजनली इंटरनेशनली स्टेबल करना है और दुनिया में अपने आप को मीनिंगफुल बनाना है। तो सर जोड़ के बैठेंगे, किस तरीके से हम जाके बैठेंगे। अब कल रात एक नशिस्त थी पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव क्लब में, तो मैंने डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब का एनालिसिस सुना। वो आए हुए थे, वहां पे हमारे मेहमान थे। यानी अब अंदाजा लगाइए ना, हमारे जो सोचने वाले लोग हैं उनकी जो फिक्रमंदी है, उनके पास सवालात भी खत्म हो गए हैं सर। अब वो ये कहते हैं कि लगता है ऐसे जैसे हमारे पास अब सुवाए दुआ के अलावा कुछ नहीं रहा, क्योंकि जो हम तजवीज देना चाहते हैं, जो हम लिखना चाहते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं, अगर उसको कोई कनेक्ट नहीं करेगा और कोई उससे फायदा नहीं उठाएगा, तो ये लोग, ये जो सोसाइटी का दानिश है वो तो खत्म हो जाएगा ना सर। उसकी क्या अहमियत है सिवाय अखबारात में छपने के अलावा या आपके बोलने के अलावा, उसकी क्या अहमियत बाकी रह जाती है। लेकिन दुनिया के अंदर होता यह है कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स अपना नैरेटिव बिल्ड करता है और दुनिया की रियासतें उस नैरेटिव से फायदा उठाती हैं ना जी, और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करती हैं। हमने कहा कि हमें ना आपकी दानिश चाहिए ना आपकी हिकमत चाहिए। हम उनसे कहते हैं कि आप गैर सियासी हो जाए, हम उनसे कहते हैं आप घर जाके बैठ जाएं, आप रियासत के मामलात में, हुकूमत के मामलात में, निजाम के बारे में मुदाखलत ही ना करें। हमें आपकी तजवीज चाहिए नहीं है। तो जब नहीं चाहिए तो फिर जिस किस्म का रियासती निजाम आप बनाना चाहते हैं उसका नतीजा फिर यही निकलेगा कि लोगों के अंदर डेफिसिट बहुत हो गया है और लोगों के अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो मैं अभी भी ये कहता हूं, मैं नहीं कहता, मैं आपको प्रोग्रामों में कई दफा कह चुका हूं कि इंतखाबात के बाद कोई इंकलाब आ जाएगा, ये कोई बात नहीं है। हमें इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का भी अंदाजा है कि वो कोई इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन सर आपको एक पटरी पे चढ़ना है, उस पटरी पर उस ट्रेन को मुस्तकिल बुनियादों पे चलाना है, कई दहाइयों तक चलाएं ताकि वो ट्रेन जो है वो स्मूथ हो सके, निजाम स्मूथ हो सके, वो डिलीवरेबल हो सके, उनको अकाउंटेबल करें। और ये जो नेक्सस है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस है मिलकर इसको ब्रेक करें और हुकूमत में ऐसे लोगों को ना आने दें जिनके बराह रास्त फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है या उनके कारोबारी इंटरेस्ट जो है वो जुड़े हुए हैं। अभी भी आप देखिए ना केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर क्या ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए जिनके अपने अपने बड़े वसी कारोबार है
और कॉन्फ्लिक्ट अब ऑफ वो इंटरेस्ट अपने सर वो तो अपने कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं ना। मैं हाँ। नाम नहीं लेना चाहता, उनके अंदर किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं और उनके क्या बिजनेस इंटरेस्ट है। सही बात, तो खुदारा इसका इस तो तरह देखना की चाहिए। चीजों के साथ बाहर निकले, ये हमारे निजाम को कमजोर करेगा, ये निजाम को मजबूत नहीं बनाएगा। अगर आप बिल्कुल ठीक निजाम है। को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो खुदारा कुछ अफर्मेटिव एक्शन लें और चलो, कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप्स लें, कड़वी गोली खाएं और कैंसर का मर्ज का इलाज डिस्प्रीन की गोली से मत करें। मत खुदारा करें। इस मर्ज की तशखीस दुरुस्त तरीके से कर ले। अगर मर्ज की इंशाल्लाह। तशखीस दुरुस्त तरीके से होगी तो उसका इलाज भी दुरुस्त तरीके से हो सकता है ना सर। सही बात, असल तो तशखीस की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, अल्लाह करे कि आपकी बातें सुनी जाएं, और ख़ास तौर पे ये जो अक्ल कुल वाला मामला है ना, इसमें से हमें निकलना पड़ेगा, कोई भी अक्ल कुल नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी थैंक आपसे यू। मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।